असद कराम। साहब, वैसे तो आजकल हमारा मुल्क ऐसे हालात से गुजर रहा है कि हर रोज नई से नई बात होती है। पिछले दिनों 2-3 ऐसे वाक़यात हुए जो कि हैरान कुन थे हमारे लिए, और उस पर बहुत सी गुफ्तगूएँ भी हुई, लोगों ने बातें भी की, तज़िये भी किए और ये सोचने की कोशिश की ये क्यों हो रहा है। एक तो ख़ैर बड़ा सीधा-सा वाक़या था कि हमारे चीनी कुछ भाई जो दासू डैम पे काम कर रहे हैं, और ये दासू डैम पे पहला वाक़या नहीं है, उस पर हमला हुआ जिसमें से 5 चीनी हमारे भाई जो थे, वो इसमें काम आए और एक पाकिस्तानी था, ड्राइवर था जो उनका, वो था। ये बहुत बड़ा वाक़या है, ये चीन को किस तरह से पाकिस्तान के मामलात से, पाकिस्तान में जो तरक्याती मंसूबे हैं, उनसे अलग करने की एक साज़िश है। ये बार-बार होती रहती है। पहले भी कई वाक़यात हुए हैं, हम कोशिश करते हैं इन पर काबू पाएँ, शायद हमें इसके लिए ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत होगी। लेकिन एक बड़ा वाक़या जिस बहुत ज़्यादा तज़िया हो रहा है, जिस पर हम आज ख़ास तौर पर गुफ्तगू करना चाहेंगे, वो है जजेस का, इस्लामाबाद के 6 जजों का सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत, जिसमें ये कहा है कि एजेंसियां उनके काम में मुदाखलत करती हैं। शाहिद अजीज सिद्दीकी साहब को अभी बहाल तो नहीं किया गया क्योंकि रिटायरमेंट की उम्र गुजर चुकी थी, लेकिन उन्हें बाइज्जत एक तरह से कही जाए रिटायर कर दिया गया है और कहा गया कि इनको पेंशन मिलती रहेगी, होता रहेगा, इनका कोई कसूर नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई गलत हुई थी। उनकी भी यही शिकायत थी, उन्होंने पब्लिकली कहा था, साफ कहा था कि मुझे एजेंसियां ये कहती हैं, मुझे फला साहब नाम ले लिया था एक जनरल का, और नाम छुपाने की जरूरत नहीं, फैज हमीद का नाम लिया था कि उसने कहा था कि अगर आपने नवाज शरीफ को बेल दे दी तो आप गोया हमारी 2 साल की मेहनत को ज़ाया करेंगे, इस तरह की बात कोई थी। और ये भी कुछ और लालच भी कुछ दिए थे, उनका तस्करा उन्होंने कर दिया था। जिससे ये था कि एजेंसियां, ज़ाहिर है कि जब उनसे पूछा गया होगा तो फैज हमीद ने कह दिया होगा ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल कोर्ट ने उनको तो उनका हकूक दिला दिए, लेकिन अब अदलिया को उसके हकूक कौन दिलाएगा, इसके मामला पे बकौल अदलिया के एग्जेक्टिव मुदाखलत न करे। और क्या ये एग्जेक्टिव की मुदाखलत है या ये एग्जेक्टिव से ऊपर किसी चीज की मुदाखलत है जिसपे सामने एग्जेक्टिव भी बेबस हो जाती है। कभी मामला आता है मिसिंग पर्सन का, हुकूमत चाहती है कुछ रिलीफ दे, लेकिन दे नहीं पाती क्योंकि ये मामला उनके बस में नहीं होता। इसका हाल क्या है, इसका तरीकाकार क्या है? बड़ा अच्छा किया चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट लोगों को बुला लिया, सबसे मशवरा किया और फिर इसके साथ अपने सीनियर जज के साथ और रजिस्ट्रार के साथ जाके वजीर आजम कहा कि मिलना चाहता हूँ। वो चले गए, उन्होंने मुलाकात की, खुद जाकर उन्होंने मुलाकात की और एक कमीशन शायद वो आज उसका ऐलान कर देंगे या कुछ हो जाएगा जैसा भी सूरत हाल है। अब इस बार कमीशन एक हाजिर सर्विस जज के तहत होना चाहिए। कमीशन जो है वो उसको तो इख्तियार नहीं होते, जुडिशरी को खुद करना चाहिए था, लेकिन हमारे कानून में जुडिशल इंक्वायरी के लिए कुछ अगर अदलिया खुद एक कमीशन मुकर्रर करती है तो उसकी क्या लिमिटेशन है, इसकी क्या लिमिटेशन है, ये एक अलग बहस है और इस पर हम बहुत गौर भी करते हैं। लेकिन सवाल पैदा हो गया है कि क्या हमारी अदलिया सचमुच आज़ाद नहीं थी, आज़ाद नहीं है, और आज़ाद ना होने की वजह से उसने जो बहुत से फैसले किए जो कभी उस पार्टी के खिलाफ जाते हैं, कभी उसके खिलाफ जाते हैं, कभी उसके हक में जाते हैं, कभी उसके हक में जाते हैं। क्या इनके पीछे कोई था? मसलन यही है 6 जज जिन्होंने फैसले किए हैं, इनका एक फैसला भी मुस्लिम लीग नून या हुक्मरान जमात के हक में नहीं गया, बल्कि ज्यादातर इन जजों के फैसले जो थे वो पीटीआई के हक में गए, उन्होंने बहुत रिलीफ दिया। लोग ये कहते हैं, मसलन लोग ये कहते हैं कि पुराना सुप्रीम कोर्ट जो था काजी फैसले से पहले, उनके सारे फैसले जो थे पीटीआई के हक में जाते थे। तो क्या क्या ये फैसले कोई कराता था? कोई होते थे? एक फैसला गया था इनके हक में जब उन्होंने कहा था कि असेंबली गलत है, इसको तो क्या भी वो भी किसी के कहने पे किया गया था? ये बहुत से सवाल उठते हैं कि हमारे यहाँ जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ये किस चीज का दाव है? हमारे वो अदारे जो गैर सियासी हैं वो किस तरह अपना किरदार अदा करते हैं? इस तरह की बहुत सी बातें हैं जिन पे हमें आज को गुफ्तगू करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है। हमारे साथ जी नासिर बेग चौथाई साहब हैं, जी हमारे बड़े तीनों ही हमारे जो साथी हैं बहुत बहुत नामवर तजियाकार और सहाफत के मैदान के पुराने एक तरह के मजे हुए लोग हैं। नासिर बेग चौथाई का नाम तो मैंने ले लिया, आमर इलियास राना साहब भी हैं और आमर खाकवानी भी हैं। 2 आमर आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज देखते हैं इस मामले में
हम क्या गुफ्तगू करते हैं। नासिर, एक छोटा हिस्सा पहले मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, क्या इस सूरत हाल पे आप कहेंगे जिससे हम गुजरे? टेररिज्म की बात चलो अभी हम एक मिनट रुक जाते हैं, लेकिन ये जो जजों का मामला आया है, कुछ कहते हैं जजों ने मिसकंडक्ट कर दी है, उनको अगर था तो वो उसको तौहीन का नोटिस दे देते, या ये कि अपने चीफ जस्टिस को उन्होंने क्या लिखा था, और या फिर ये अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहुंचे हैं तो पब्लिक करने की क्या जरूरत थी? कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बड़े बोल्ड लोग हैं, उन्होंने बात ली है, अब अदलिया को इसके मामले में कोई स्टेप लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और दूसरा वो लोग कहते हैं कि ये इसका मतलब है कि इन्होंने आज तक जो ये फैसले किए हैं इससे इनके ज़हन का बाइस तो जाहिर हो गया है, इन फैसलों पर नजरसानी होनी चाहिए। बहुत सी बातें हो रही है, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? मेरे साहब, ये खत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत तारीखी है, और जब मैं तारीखी कह रहा हूँ तो ये काबिल तारीख का खत है। ये खत बादत वक्त है। ये खत उस वक्त लिखना चाहिए था जब ये मुदाखलत शुरू हुई थी, और जब बहुत ठंडे पेटों, बहुत खुशी खुशी इस मुदाखलत को कबूल किया गया था और हनीमून पर चले गए थे। बात होती थी और खुल्लम खुल्ला बात होती थी। मतलब साद रफीक को अगर आप देखें, वो पेश होता है बेल के लिए तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। उसने बेचारे ने कल ट्वीट भी किया था कि हम गए तो हमारा मजाक उड़ाया गया, बिल तो क्या मिलती है हमको, हमारा मजाक उड़ाया गया। इसी तरह सबके साथ हुआ है। ये अदालतें, मेरे साथ बहुत पहले से मैं इस बात पर कायम हूँ। पूरा जो तजर्बा है मेरा जर्नलिज्म का, वो मुझे बताता है, ज़िया के ज़माने से शुरू कर लें आप, कि पाकिस्तान के मसाइल की जिम्मेदारी जज, जर्नल और जर्नलिस्ट, इन तीन पे आयद होती है। सबसे बड़ा जिम्मेदार इनमें जज है, जो हर बात हाँ कह देता है। अब मैं फिर रोना धोना शुरू करूंगा जस्टिस मुनीर से, भाई क्यों बात मान ली थी आपने? आप बात मानते क्यों? आप मना कर दिया करो। मारे जाओगे ना, हीरो बन जाओगे, शहीद हो जाओगे, अगवा हो जाओगे तो क्या हो गया? जो हल्फ उठाया है उसमें आपने कहा है कि बिना खौफ, जबर और अनाथ के, बगैर किसी का की हिमायत किए हुए हम फैसला करेंगे। आप तो इस हल्फ को तोड़ रहे हैं भाई। आप तो डर के मारे खत लिख रहे हैं। आपको चाहिए था कि जिसने कैमरा लगाया था उसकी तफ्तीश कराते, कौन है, उसको बुलाते, कंटेम्प्ट में उसको सजा देते। मैं आपको मिसाल दूँ, एक बिल्कुल आज की मिसाल है। जस्टिस बाबर सत्तार ने एक फैसला दिया डिप्टी कमिश्नर को कि तुम एक कानून के तहत जो नजरबंदी करते हो वो नहीं करोगे। उसने बात नहीं सुनी, उन्होंने बुला लिया, कंटेम्प्ट लगाई, कंटेम्प्ट चलाई, बयाना सुने और सजा दी। अदालत को तो ये इख्तियार भी है, तो ये इख्तियार आपने क्यों इस्तेमाल नहीं किया जब आपके किसी अजीज को उठाया गया? अच्छा, ये जो बातें ना, उठाया गया, कैमरा लगाया गया, ये तो अभी की बातें, पुराने चले जाएं। आज मेरे पास फेसबुक बाज़ चीज़ें वापस भेजता है आपको। बिलाल भुट्टो की एक तकरीर आई असम्बली में कि मुल्क के खिलाफ साजिश किसने की, तो उन्होंने मुख्तलिफ नाम लिए हैं, शुजा पाशा, हमीद गुल, फैज़ हमीद वगैरह वगैरह। ये लोग तो यानी जज इनके पास जाया करते थे। भुट्टो केस आप देख लीजिएगा। तो हमारी तारीख तो दागदार है, अदालती तारीख दागदार है। कहीं कहीं चिराग नजर आते हैं आपको, दोराब पटेल, लेकिन चिराग ऐसे नहीं थे जो अंधेरा कम करते हैं। आपसे मैं बाकी साथियों को शामिल कर लूं। आमिर खाकवानी साहब, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? जी, अच्छा, मैं ये कह रहा था, आपने शुरू में कहा, उससे मुझे ये तासर मिला कि इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के फैसले ज्यादातर पीटीआई के हक में गए हैं। शायद मेरी ये फिक्र, मुझे ऐसा लगा कि आपने कहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पता है ना, पीटीआई को बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के फैसलों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और आमिर फारूक साहब के तकरीबन तमाम बेंचेस में जस्टिस जहांगीरी साहब शामिल थे, यानी वही जस्टिस जहांगीरी जिन्होंने ये खत लिखा है, इन खत लिखने वालों में शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि इन जजेस के फैसले पीटीआई के हक में गए, बल्कि इनमें से बहुतों के फैसले पीटीआई के हक में नहीं गए। कहा जाता है कि इन लोगों ने बहुत से फैसले पीटीआई को रिलीफ दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो हर वो फैसला जो जस्टिस आमिर फारूक साहब का
जिनसे इनको रिजर्वेशन है उनके बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब शामिल रहे हैं और वो मुतफिका फैसले होते रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सीबीआई के हक में सीबीआई के खिलाफ भी बहुत फैसले हुए। अमर खाकवानी साहब, अदलिया तो मशकूक हो गई ना, चाहे फैसले इधर कर रही हो चाहे उधर कर रही है, मशकूक तो हो गई ना। नहीं, मशकूक क्यों होगी? अदलिया जजेस ने फैसले करने हैं, फैसला किसी के हक में भी होगा, मुखालिफ भी होगा, दोनों होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नासिर भाई चुगताई साहब हमारे बहुत ही सीनियर, बहुत ही काबिल एहतराम हमारे साथी हैं, सीनियर हैं, बहुत उनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे बहुत ही शदीद इख्तिलाफ है जो उन्होंने कहा कि बुजदिली है और कमजोरी है, और ये मतलब हद है। आप जजेस को इस किस्म के प्रेशर में आए हैं और ऐसे खौफनाक जो वाकयात हैं उसमें अगर उन्होंने पूरे लीगल प्रोसीजर को तमाम, यानी जो एक रवायात हैं और जो रूल्स उनको इजाजत देते हैं उनके अंदर रहते हुए उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी 2 बार कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस अता बंदयाल थे उनको भी कहा, उस वक्त जो कमिंग उसके बाद आने वाले चीफ जस्टिस आदि फाइज थे उनको भी उन्होंने इस्तेमाल में लिया। फिर दोबारा उन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी लगाया तमाम लेटर्स के, और अब उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किया। तो ये इसमें मेरा तो नहीं ख्याल कि इसमें कोई एतराज करना चाहिए। इनको इस वक्त सपोर्ट करने की जरूरत है इन जजेस पे। आप जो अच्छा आप देखिए, जहाँ किसी जजेस पे जब दबाव आता है या जज मैनेज नहीं हो रहे थे, इसका मतलब है वो जज है, वो खड़े हुए हैं, वो मुजम्मत कर रहे हैं। जो जजेस अगर कहीं पे कोई बंदा कंप्रोमाइज हो जाता है उसके खिलाफ जो शिकायत मसला पैदा ही नहीं होता, वो मामला चलते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे नासिर भाई चुगताई साहब और हमारे सीनियर्स को इस बार जुडिशरी के हक में बात करनी चाहिए। जब आप इस बार अगर आप जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं ना कि अदलिया हमारे यहाँ खराबी थी, इस तरह की बातें करके आप करंट इशू से भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। आपको इस वक्त पूरी दिलेरी के साथ जिस तरह इनकी शोहरत है, नासिर भाई चुगताई साहब की एक जरूरतमंद आदमी है और बासूल और जानदार काफी रहे हैं, हमेशा मुझे जानते हैं। बात हो रही है मीर साहब राइट, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो जजेस ने जो लिखा है उस पे एतराज करने के बजाय या उस तरह उसको बुजदिली कहने के बजाय इनके जो इशू है इतना बड़ा और सीरियस इशू है। जी नासिर भाई चुगताई साहब, सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुमकिन है ये बहुत अजीम लोग हों, बहुत शानदार लोग हों, इनकी अजमत के ढंडोरे आप पीटते रहिए, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं तो आपको एक नटशेल में कहानी बताई है मैंने आपको, जस्टिस मुनीर से आज तक इस अदलिया ने क्या किया है, इस अदलिया ने किस तरह के फैसले दिए हैं। आप अगर डिफेंड करना चाहते हैं जस्टिस मुनीर को, मौलवी मुश्ताक को, अनवार उल हक को, अफजल जिल्ला को, जस्टिस नसीम हसन शाह को और खोसा को, साकिब निसार को, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप उनकी तारीफें करें, लंतरानी करें, आप कहानियाँ लिख दें उनको ऊपर आप, लेकिन मुल्क क्या जो बेड़ा गर्क किया गया है वो इसी तरह हुआ है कि जमहूरियत का कत्ल किया गया। पहले ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत तोड़ी गई, मौलवी तमजुद्दीन खान की असम्बली तोड़ी गई, और उसमें तोड़ते रहे आप आइन में मनसूखी का परमिशन देते रहे, आइन में मर्जी की तरमीम की इजाज़त देते रहे आप। मैं उनकी तारीफ करूँगा। हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मैं शुरू करता हूँ, फिर अमर राना साहब से बात शुरू करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। इकराम, पहले वक्फे में आवाज ठीक नहीं आ रही थी अमर इलियास राना साहब की, अब मेरा ख्याल में हमारा राब्ता बेहतर तौर पर कायम हो गया है। ये अमर इलियास राना साहब, आपने गुफ्तगू सुनी नासिर भाई चुगताई साहब और अमर खाकवानी, क्या कहना चाहते हैं आप इस बात से? देखिए, मैंने जो सुनी है बातचीत और नासिर बेग साहब, आशवानी साहब की, दोनों की बात यह है कि हमारी अदलिया, उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री बयान कर दी कि अदलिया हमारी कैसे प्ले करती है। मैं मुख्तसर में ले आऊंगा कि असलम बेग साहब के मैसेज पे क्या किया और जिन्होंने असेंबली बहाल नहीं की। ये जो इस्लामाबाद में एक कॉन्स्टिट्यूशन वन बिल्डिंग खड़ी है, ये उमरा की है, जिसमें इमरान खान का भी फ्लैट है और बाकी लोगों का भी। मैंने इमरान खान का जानबूझ के नाम लिया। और नेस्ला टावर जिसे गुलजार साहब ने गिराया, वो कराची को 1950 की तरह बनाना चाह रहे थे और गिराना चाह रहे थे। बिल्कुल। अब आप मुझे आप ये बताएं, ये सिलेक्टिव जस्टिस करने वालों को कोई ख्याल नहीं आता कि जो उमरा है उनके तो आपने किस्त भी कर दी मालकान को, जिन्होंने प्लाट खरीद के
यानी बजाय सीडीए अपील में आया, जुर्रत करके आया और कहा कि ये पैसे हमें मिलने चाहिए बमाए सूद, इंटरेस्ट। आपने वो सब कुछ जीरो किया और कॉन्स्टिट्यूशन 1 के लिए तमाम कर दी। और एजाजुल एहसन साहब जो अब रिटायरमेंट लेके चले गए, वो उनके वकील थे और उन्होंने पूरी भरपूर अंदाज से उसके अंदर बैठ के फैसला दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि इस किस्म की अदलिया के होते हुए अब हम आ जाए इस करंट पे, जो ये जो जजेस हैं जिन्होंने पहले 6 नाम लिखे थे और 5 ने खत पे दस्तखत किए और मियां गुल औरंगजेब ने दस्तखत नहीं किए थे, उनका नाम मौजूद था, जो 10 मई 2023 को गया। अब आप आगे चले। अब 10 मई 2023 पे वो एजाजुल हसन साहब से मिलते हैं, फाइज ईसा साहब से मिलते हैं और उमर अता बंदयाल से मिलते हैं और अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक से भी मिलते हैं। जब जीरो थे, सुप्रीम कोर्ट में नंबर 2 सीनियर मोस्ट जज होते हुए फाइज ईसा, उमर अता बंदयाल और उनके साथ तमाम गेम चलाते थे, बल्कि वो कहते हैं ना वो ताश के पत्ते की पूरी वो गेम सेट करते थे, वो एजाजुल हसन थे। साकिब निसार के तमाम सुओ मोटो के फैसले वो लिखते थे और उकसाते भी यही थे। सब सीनियर्स को खराब भी यही करते थे एजाजुल हसन साहब, और बड़े पुसरा अंदाज में वो निकल गए। वो नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत में थे और मैं उस वक्त जो सिटिंग जज थे उस वक्त से कहता आ रहा हूँ कि ये उस वक्त इम्तियाज ताजवर अल्लाह बख्शे जिंदा थे, अब तो फौत हो गए, तो उनको बुला के धमकी दी कि चौधरी कमर जमान को समझा दो कि एहतसाब के अदालत में जो जानेंगे ना जीआईटी की रिपोर्ट, इसे खोलना नहीं, इसके ऊपर टाइम पूरा करके फीते पे फॉरवर्डिंग लेटर लगाना। और ये मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी के रिटायरमेंट के बाद क्रेडिट लेते हो, मैंने उनका नाम लेके हमेशा बात की प्रोग्रामों में कि ये साहब इस हद तक गुस्से में थे, हाई कोर्ट को अंडरमाइन किया और हाई कोर्ट वाले खामोश बैठे रहे उस वक्त। उनका भी ये काम था कि वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज हमारी जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, नहीं आना चाहिए, ये हम करेंगे उसको। लेकिन वो सारे उसके अंदर सब खामोश थे क्योंकि उससे फायदे सबके हुए थे। ये गलत बात है। मैंने नीबुल औरंगजेब का नाम लिया, मैं आपको बताता हूँ कि आज उनका 6 में 6 जजों के साथ नाम नहीं है क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ऊपर मुबैना इशूज के हवाले से एक बड़ा संगीन किस्म का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद है। अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है तो बेनिफिशियरी मियां गुल औरंगजेब होंगे। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जितने बातें आपने कही, नासिर साहब ने कही, ये जो रोजाना की बुनियाद पे फिक्रे कसे जाते थे अदालत में और रिलीफ पीटीआई के और इनके लोगों को मिलता था और हुकूमत वक्त पे इदारों पे फिक्रे कसे जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। अभी एक साहब ने कहा 200 लोगों को डिसोबीडियंस करनी चाहिए, वो धरने 2014 को मिला लें कि डिसोबीडियंस किस चीज का नाम था, ये भी डिसोबीडियंस करा रहे थे बैठ के। जब आप एक डीसी को बुला लेते हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब वजीर आजम को 2 दफा बुला लेते हैं, 3 दफा बुला लेते हैं, वो पहुंचते हैं आके, आप नाम लिखते, आप कहते हैं मुझे फलाने का फोन आया है या फलाने ने मुझे ये मैसेज दिया है और मैं ये लिख रहा हूं, या आप केस रिफ्यूज कर देते या आप कहते हैं कि जी मैं इनको कंटेम्प्ट नोटिस कर रहा हूं। ये कहानियां बनाई गई हैं कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं है। आपने जिसको रिलीफ देना था, जिसके खिलाफ फैसला देना था, कोई नाम नहीं ले रहा, आपने सब कुछ किया। जब उमर अता बंदयाल खामोश थे उस वक्त ये लेटर पब्लिक क्यों नहीं किया? ये बात थी सामने कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ जजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिले हैं, उसकी आउटकम क्या है कुछ पता नहीं। सिर्फ यही जुबानी बात चल रही थी कि शायद आमिर फारूक साहब ताउन नहीं कर रही या उनकी बात सुनी नहीं जा रही, इस तरह की स्टोरी बयान कर दी। बहुत अच्छी बात है। एक मिनट मैं अब आ रहा हूँ इससे कि मैं छोटी सी कि ये जो अब कमीशन बना है, चीफ जस्टिस ने प्रेस रिलीज में सारा कुछ खोल दिया कि जब उनके पास खत आता है वो सारे जजों को अपने घर बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, अगले दिन फुल कोर्ट में एंडोर्समेंट लेते हैं। जो उमर अता बंदयाल साहब से कही जाती थी कि फुल कोर्ट कर लें, अक्सरियत भी आपकी है, नहीं करते थे। फुल कोर्ट का मतलब वो कोई बेंच बना दें सुप्रीम कोर्ट का, वो नहीं बनाते थे। इन्होंने तो ये फौरन काम किया। अब थी बात कि 184(3) का धंधा शुरू हो जाता जो पहले चलता रहा है। वो जाके शर्जील मेमन के पास से कौन सी दवाई निकाली थी उन्होंने पंजाब की 50 कंपनियों को शहबाज शरीफ के ऊपर एक केस बिल्ड किया। साकिब निसार साहब ने धमकियां लगाई और कहा मैं इन सब अफसरों को वापस करता हूं पैसे, और ये नहीं ले सकते। आपको पता है जो कैप्टन उस्मान जो डीसी इस्लामाबाद भी रहे, कमिश्नर वो वहाँ लाहौर के रहे, उनको बुलाया चैम्बर में कि वो चूंकि जनरल बाजवा के स्टाफ अफसर रहे थे, लेफ्टिनेंट वगैरह कुछ उस वक्त जब थे वो, तो उन्होंने कहा जी हम तो 1 रुपया पैसे वापस नहीं करेंगे क्योंकि हमें पंजाब असेंबली ने बाईलाज ये पैसे दिए हैं प्रोजेक्ट उसका पीडी बनने का, 10-10 लाख रुपए जो बन रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुम चुप करके ले लो, मैं बाकियों को रोकूंगा। उसने कहा जी बिल्कुल नहीं, और वो पैसे सबको मिले।
मुझे बताइए, ये कहानियां में सुनाते थे सलमान रफीक और साद रफीक ने तो बात कर दी ना, उनके साथ तो सुप्रीम कोर्ट में भी होती थी, यहाँ भी होती है। यहाँ किसकी जमानत इन्होंने नहीं रोकी, सबको दी है। ये तो बड़ी कहानियां और तरह की आ गई। लेकिन मसला आप मुझे ये बताइएगा कि जजेस की हमायत करनी चाहिए, असूली बात है, हमें एजेंसियों को रोकना चाहिए, असूली बात है। हमारे मुल्क में क्या होता रहा है वो तारीख सारी सामने है, असूली बातें अपनी जगह। अब आगे कैसे बढ़े? अगर एजेंसियां मुदाखलत करती हैं, असद खान के केस में भी आया, दूसरे केस में भी आया, उनको कैसे रोका जाए? और अगर अदलिया अपना इंसाफ पूरी तरह नहीं कर पाती है और किसी के कहने पर चलती है, तो उसको कैसे इंसाफ की सही एक प्रोजेक्टर पे बढ़ाया जाए? ये सारा मसला है। इसका हल क्या है आपके पास? इसका हल बिल्कुल सही हुआ है कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने, जिसमें लिखा हुआ है कि अक्सरियती राय से फैसला कर दिया, और जजमेंट में हमेशा अक्सरियती राय के फैसले फुल फैसले के लाते हैं। ये नहीं होता कि 4-3 हो गया, उन्होंने एक कर दिया है। आमिर खान साहब, आप क्या कहते हैं इस पर? अच्छा सर, मैं पहले भी आवाज करूंगा, मुझे 2-3 मिनट आप दीजिएगा बात पूरी करने की। मेरा 2 फिक्रें करता हूँ और फिर बाद में आप बात काट देते हैं तो मैं अपने मौके बयान नहीं कर पाता। ये 2 बातें यहाँ पे एक तो हमारे बात कीजिए, आप पूरी बात कीजिए जी, बल्कि जवाब दीजिए कि बहुत सी काटने लगे हैं। एक तो नासिर बिन चौथाई साहब ने जजेस की बात की। देखें, जजेस में अच्छे गैर मामूली कैरेक्टर वाले जजेस की एक लंबी लाइन है, लंबी लिस्ट में गिना सकता हूँ। जस्टिस अहमद कियानी से लेके जस्टिस यार कादिल से लेके आप बढ़ते जाएं, आप उसमें उनका जस्टिस दुराब पटेल का नाम ले लें, आप जस्टिस गुलाम सफदर शाह का नाम ले लें, जस्टिस हलीम का नाम ले लें। भुट्टो केस को 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भुट्टो को बरी भी नहीं किया था ना। आप जस्टिस के एम समदानी का नाम ले लें, जिन्हें समदानी साहब ने भुट्टो साहब की जमानत दी थी, और बेशुमार जजेस जैसे जवाद साजा हैं, बहुत सारे जस्टिस फलक शेर हैं, ऐसे ऐसे ध्यानदार और ऐसे गैर मामूली कैरेक्टर। मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम इसके है ही नहीं कि जुडिशरी की हिस्ट्री क्या थी। या तो ये प्रोग्राम इसमें रखा जाए, अदलिया को पिछले 70 साल में अदलिया का जायजा लिया जाए, अदलिया अच्छी रही है, बुरी रही है, क्या रही, वो एक अलग प्रोग्राम है, उसमें सबसे चार्जशीट हो। इशू ये है, जिस तरह अभी आपने आमिर यासर ने पूछा, इशू ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने कंप्लेंट की है, और जो इल्जाम है बहुत संगीन और बहुत सीरियस इल्जाम है। मतलब एक जज की अगर बेडरूम में अगर खुफिया कैमरा लगाया है और उसमें उनकी ज़ाहिर है जो क्लिप बनेंगे वो जज की फैमिली के ही होंगे, तो अगर वो है और वो ज़ाहिर है किसने लगाया, जो लगाया उसको सजा मिलनी चाहिए ना। और ये काम हमारे अदारों के देखने का ही है ना, तहकीकात उन्होंने ही करनी है। और दूसरी जगह के किसी अगर जज की बहनोई को अगर अगवा करके बिजली करंट लगाया गया, उसे धमकियां दी गई या और इस तरह की चीजें, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजेस में जो प्रेशर की बातें की गई है, ये इल्जाम इंतहाई संगीन, इंतहाई सीरियस हैं। तो हम जब इस इशू पे, इशू ऑफ द डे है, हमने जर्नलिज्म में नासिर बिन चौथाई साहब जैसे असातिज़ा से ये सीखा है, हमने 27-28 साल मुझे भी जर्नलिज्म में हो गए हैं, और हमने अपने सीनियर असातिज़ा से, आप जैसे लोगों से ये सीखा है कि जो इशू हो, इशू टू इशू राय देनी चाहिए। आज के इशू, आज का वक्त ये है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की 6 जजेस ने बाकायदा कंप्लेंट की है, और ये कंप्लेंट करना और ये हाथ लिखना की मामूली बात नहीं है, ये बहुत जरूरत की बात है। उन्होंने अपने कैरियर को दांव पे लगाया है, उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया है, जिसकी ये भी खुदा ना खासा पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमने देखा है कि कुछ नहीं बैठता जजेस के बाद। जस्टिस फौका सिद्दीकी की मिसाल हमारे सामने ही है ना, कितना साल उनको सफर करना पड़ा, तो उन्होंने किया है। तो अब उस इशू का मसला हल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, जिन लोगों ने कार्रवाई ये सब कुछ किया है, उनको सजाएं मिलनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अदलिया को आजाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाकी जहां तक बात है ख्वाजा साहब रफीक के तंज और चीजों वाला, 6 में से 5 जजेस तक थे ही नहीं। 2018 पड़ेगा कि उन्हें अप्रोच किया गया है। जी सर, ये साबित भी तो करना पड़ेगा कि जो इल्जाम एजेंसियों पर लगाए गए हैं वो दुरुस्त है। ये कैसे साबित होगा? वो जाहिर है वो जो ये सामने लेकर आए हैं, अपने नाम के साथ आए ना, उन्होंने गुमनाम खत तो नहीं लिखा ना, वो सामने ही आया है ना, उनके पास तो सबूत होंगे ना। वो जो यूएसबी या कैमरे सब चीजें होंगी या जज वो सामने आएंगे ही ना सारे। वो तो उसमें तो ऐसी बात नहीं है कि जनाब वो कमीशन है इसके लिए। मेरा जहाँ तक राय है, अब जहाँ तक कमीशन है, फुल कोर्ट ने बिल्कुल एक्सक्लूसिव फैसले से एक्सक्लूसिव राय से फैसला किया है। मेरा अपने अब यहाँ पे मेरी जाती ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन है, और ये है कि सुप्रीम कोर्ट के, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जैसे जज को और सीनियर जजेस को, मेरा तो ख्याल है 2 या 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनमें से कमीशन बनना चाहिए था, जो ज्यादा अथॉरिटी वाला होता। रिटायर्ड जज में मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा जो आगे जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं ये बहुत बड़ी किस्म के आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल चलो देखें, लेट्स सी क्या 2 कमीशन जो होता है क्या होता है। लेकिन ये जो मसला है, इस पे मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, बता रहा इसमें तंज करना, अदलिया को इसमें करना, और ये चीजें पुरानी अब गड़े मुर्दे फाड़ के लिया। यहाँ पे जस्टिस खालिद शरीफ भी रहा है, लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, जिसपे
खुल्लम खुल्ला इल्जाम थे कि नवाज शरीफ को नून लीग के हामी रहे हैं बहुत ज्यादा। और देखिए चीजें बदलती हैं। ये आमिर खान साहब आपकी बात बड़ी क्लियर, आप आगे को धोखा नहीं देंगे आपको। नासिर बेग चौधरी साहब क्या कहेंगे अब आप? एक जुमले तो वही है जो नाम लिए आमिर साहब ने जजों के, वो अक़लियती जज थे, सब जज अक़लियती थे। वो उनके फैसलों के तारीखी फैसले उनके कोई असर नहीं पड़ा। भुट्टो की फांसी हो, असम्बली को टूटना हो, आइन की तनसीख हो, आइन को मनसूख करना हो, या आइन के अंदर पंजाब असम्बली में एक पार्टी को हुकूमत देने के लिए अदालत की तरफ से इजाफा करना हो। ये भी देखें ना कि अदालत ने आइन में इजाफा कर दिया। खैर छोड़े, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कल जो मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर से चीफ जस्टिस की, उसमें वो ऑप्शन लेकर गए थे। वो ये पूछते नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, वो ऑप्शंस ले गए थे जो उन्हें फुल कोर्ट ने दिए थे कि भाई ये ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई चूज कर लें आप। चुनाचे सब ने एग्री किया कि एक कमीशन कायम कर दिया जाए। अब वो कमीशन कायम होगा, वो कल कायम हो जाएगा, गालिबन कल काबीना का मीटिंग है, वो कायम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है ये। और मैं समझता ये हूँ कि उसमें फैजाबाद रिपोर्ट का भी जिक्र आया है कि उस पर भी अमल किया जाए। अब यहाँ आके पर जलेंगे आपके, यहाँ आगे पर जलेंगे कि फैजाबाद रिपोर्ट जो जस्टिस फाइज ईसा की लिखी हुई है फैसला, उस पर अमल होगा। उसके बाद देखें क्या होता है। दूसरी बात यह है कि जब कमीशन अपनी प्रिजोनिंग करेगा तो सबको बुलाएगा ना भाई, सबके बयान भी लेगा और सबके इफरादी बयान होंगे, तफ्तीश भी हो सकती है। और उसके बाद सब बताएंगे हमारे साथ क्या हुआ और कब हुआ, और आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया जब ये वाक़या हुआ। सब कुछ हो सकता है। अब मेरी ख्वाहिश है कि ओपन समाअत हो और लाइव हो। बड़ी बात ये होनी चाहिए, लाइव हो जैसा का होता है। तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि कमीशन की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट भी अपने तौर पर अस्कुत नोटिस ले, जो फाइंडिंग हो उसकी, जो फाइंडिंग हो उस पर अस्कुत नोटिस ले और बात आगे बढ़े। वो एक और लाइव ट्रांसमिशन होगी, उसमें क्या मजा आएगा आप देखिएगा कि किस किस तरह लोग एक्सपोज होते हैं, किस किस तरह सामने आते हैं। तो बहुत अच्छा फैसला हो गया, बहुत अच्छा फैसला हो गया। इस फैसले पर अमल शुरू आजकल में शुरू कर दिया इसको फैसले पर। ठीक 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 नाज़िर बेग चौधरी साहब, एक वक्फा देते हैं जी। वक्फे के बाद हम कोशिश करेंगे इस बात की कि ये तो बात तो तय है कि अदलिया का किरदार माजी में बहुत कुछ तापराक नहीं रहा है, और जो अच्छे फैसले हुए हैं उसमें कोई एक्सेप्शन है, उसमें कोई शक भी नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इन दिनों में खासतौर पर पिछले 20-15 साल में अदलिया का रोल जो है बड़ा मशकूक रहा है, और उसके बहुत से फैसले और बहुत से किरदार जो है उस पर खुल्लम खुला तनकीद भी होती रही है। ये जिक्र भी आया आज हमारी गुफ्तगू में ऐसे, और ये भी आता रहा है कि अदलिया एजेंसियों के कहने पर चलती है। क्या एजेंसियां जो हैं एग्जेक्टिव एक है या ये एक तीसरी कुव्वत है? अगर एक तीसरी कुव्वत है तो इन सारे मामलों को हमको मुल्क की बेहतरी में कैसे लेकर आगे बढ़ना है, आगे लेकर चलना है। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, गुफ्तगू आपने सुनी जी। हर तरह की बात आई ना, हम जजों के हमायती हैं जहाँ मुखालफ है। तारीख जो बयान की जाती है वो पाकिस्तान की तारीख है जी। और इस वक्त मसला ये दरपेश है कि कभी कभी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अदलिया जो फैसले करती है वो फैसले उनसे कराए जाते हैं। इसको कैसे रोका जाए, ये मसला है जी। अगर कराए जाते हैं तो जजेस ऐसे लगाए जाएं जो हिम्मत वाले जजेस हों। हम सब्र करते हैं, जज तो किसी की दबाव में आता नहीं है, फिर क्यों आते हैं? क्या जजों के इंतखाब का जो तरीकाकार है उसमें कुछ तब्दीली की जरूरत है, या उन पर कोई एहतसाब की जरूरत है और उसके कोई निज़ाम की जरूरत है? अब या तो अदलिया जो तो बिल्कुल आज़ाद हो गई थी, खासतौर पर इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में आप जज भी मुकर्रर करना चाहते थे तो अदलिया से पूछ के मुकर्रर करते थे, और जब जज मुकर्रर हो जाता था तो उसके बाद आप किसी बात की जवाबदेही नहीं होती थी आपकी। बहुत तरह की बातें की जा सकती है। अदलिया की हमायत में भी बड़े डट के फैसले भी किए हैं, कोई इसमें शक नहीं है। तो क्या रास्ता आगे निकाला जाए कि हमारा निज़ाम अदल पर एतबार हमारा अपना भी और दुनिया का भी काम हो जाए? आमर अलियास राना साहब, पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। अलमीर साहब, ये उठाया क्या रास्ता? रास्ता वो है जो सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने शायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में केपी में एक चपड़ासी के ऊपर फैसला दिया था कि बगैर इश्तिहार के आप भर्ती नहीं करेंगे। ये चिटों के जज क्यों आते हैं?
चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। पब्लिक क्यों नहीं करते? पूछें लोगों से, लिस्ट बना दें कि जी हमारे पास वकला हैं बड़े टॉप के, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से भी लाएं, डायरेक्ट भी ला सकते हैं आप, सबका पब्लिक करें तो लोग बताएंगे कब किसके साथ क्या हुआ था। ये मज़ाहिर नकवी साहब का किस्सा आज का तो नहीं था ना, ये नीचे से शुरू हुआ काम था ना, जो लाहौर हाई कोर्ट से भी होके हुए आ रहा था सारा सिलसिला। यहाँ बेशुमार लोग हैं जो जजेस आए जिनके ऊपर कंप्लेंट हुई और वो लोग रिटायरमेंट ली और माल रोड लाहौर के साथ कई कनाल ले भी साथ गए, हीरों का हार भी ले गए और पूछने वाला भी कोई नहीं। एक शाह साहब थे वो, आपको और हमें पता है यहाँ क्या क्या नहीं हुआ। तो जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब ने, मरहूम ने, क्यों अपने इम्तिहान सिविल जजेस के लाहौर हाई कोर्ट को वापस दिलवाए पब्लिक सर्विस कमीशन से? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इनकी बाकायदा इस तरीके से होनी चाहिए, तसल्ली चेकअप के बाद ये कोर्ट में आए कि इंटेग्रिटी वाइज बेस्ट हो और उनको कानून भी आता हो। वो वैसे तो है ना कि अगर शुक्र पड़े कि उसे कानून भी आता हो, जो हम सारी कहानियां सुनाते हैं। तो नंबर 1 काजी साहब को इस ओवरऑल सिस्टम को चेंज करना चाहिए। इफ्तिखार चौधरी साहब ने डंडा दे के और वो 19 तरमीम करवाई कि पार्लियामेंट ने एक ऐसी ओवरसाइट रखी थी कि जी हम अप्रूवल कल करेंगे, वो वापस कराए। और यूसुफ रजा गिलानी उसी की फिर सजा भी खाई कि आपने पार्लियामेंट को जीरो किया और अदलिया को इतना मजबूत कर दिया कि आपको फिर खोसा साहब ने घर तक पहुंचाया, और उसके बाद आपने नहीं छोड़ा तो इंडियन अदालत का कानून बदला तो इफ्तिखार चौधरी साहब बैठ गए उसके ऊपर आके कि आप घर जाएं। अब जो बात हो रही है ना इन जजेस की, मुझे इन जजेस के साथ कोई इशू नहीं है। इन जजेस ने जो कुछ किया हमने उस पर पहले बहस कर ली। अब जो कमीशन बनाया वो मेरे और आपके कहने पे नहीं बना, ये फुल कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक बना है। ये बात जहन में रख लें कि अब हम ये कहें कि जी वो अदलिया के जजेस होने चाहिए, तो वो अदलिया लगा लेती। मैंने और आपने उनको रोका था? हमने कोई मशवरा दिया था या हमसे मशवरा मांगा था? उन्होंने गवर्नमेंट को बुलाया, यानी प्राइम मिनिस्टर को, कहा कि आप मिलना चाहते हैं। उनके सामने जजों की वो गुफ्तगू रखी जो जाहिर है कि वो इंडिविजुअली लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों से भी मिल चुके थे और फुल कोर्ट का इजलास कर चुके थे जहां पे ये कमीशन बना है। तो हमें और आपको कोई गुंजाइश नहीं है कि उनके फैसले के ऊपर, ये तो फाइनल फैसला होता है। अब जिस फैसले की और आएंगी उसके ऊपर बहस होगी और फिर बेशक आप उस फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को तो आप पब्लिक करें, जैसे लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि हमने तो आज तक कोई कमीशन जो बनाया है शहबाज शरीफ ने उसको हमेशा पब्लिक किया, तो कर लें जब से वो वज़ीर आज़म बने, पब्लिक करें रिपोर्ट्स को। और अगर ये जजेस चाहते हैं तो ये 6 के 6 जाहिर है सबसे पहले तो इनसे सबूत लेंगे, यही कह देंगे हम लाइव बताना चाहते हैं कमीशन को। जो भी जज तसद्दुक जिलानी और नासिरुल मुल्क, अल्लाह करे कि इन दोनों में से कोई मान जाए, क्योंकि ये बड़ा ऐसा भारी पत्थर है जो आसान नहीं है चूमना कि आप इतने बड़े केस की इंक्वायरी करेंगे। ठीक बात जी। आमर खातवानी साहब, आप क्या कहते हैं? कोई मशवरा भी दीजिए आप, अब क्या रास्ता क्या किया जाए? देखिए, हमें तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि कमीशन से नतीजे में कुछ अच्छा बेहतर होगा। अभी तक तो हमने जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसमें जो कमीशन है, वो कमीशन में तो अक्सर रिपोर्ट्स उनकी खूब खाते चली जाती, कुछ होता कुछ नहीं है। मेरे नहीं ख्याल कि मुझे तो फौरी तौर पर ध्यान में ऐसी मिसालें नहीं आ रही कि किसी कमीशन की रिपोर्ट नतीजे में या कमीशन नतीजे में कोई बड़ा काम हुआ हो। बहरहाल इस पर अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और जो भी जैसा अभी 2 नाम लिए उनमें से कर लेते हैं, जो भी सूरत बनती है उस पर हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इन द मीन टाइम जब तक वो नहीं आता तो मेरा ख्याल है कम से कम इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फादर मौजूद जजों को तो उनको तो ब्लाइंड नहीं करना चाहिए ना, उनकी किरदार कुछ कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, इनको तो कम से कम सपोर्ट करना चाहिए। वो मजलूम फैक्टर है, तो विक्टिम है किरात से और वो बहुत शदीद दबाव के शिकार हुए हैं, तभी उन्होंने लीगल प्रोसीजर के तहत ही पूरा एक प्रॉपर वे को उन्होंने अख्तियार करते हुए ये काम किया है। उन्होंने चौका सिद्दीकी साहब की तरह उन्होंने उजरत भी और वो एक बार रूम के हिसाब में उन्होंने, मेरा तो एतराज है कोई लीगल वे नहीं है, मेरा ख्याल है उनको सपोर्ट करना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि अल्लाह करे इसमें ने भी बड़े प्रेशर में बहुत से फैसले किए थे और लगता था ठीक ही कर रहा है, डट के खड़ा है और कोई फैसले कबूल नहीं कर रहा, लेकिन फैसले बोलने चाहिए ना जी। देखिए मीर साहब, ये तो एक पूरी लंबी बहस हो जाएगी ना कि कौन से जज कहते हैं अच्छे फैसले भी आए हैं, बड़े फैसले भी आए हैं। हमारे यहाँ हमने देखा है चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के आप लास्ट तनकीद कर सकते हैं, भारत मुशर्रफ के खिलाफ जुडिशरी ने जो फैसले किए हैं वो भी जरूरत के सारे कायम किए उन्होंने। ऐसा निजाम कैसे कायम किया आगे यही बड़ा देखें, ये जजों के इंतखाब का निजाम और पार्लियामेंट का भी है हमारे कि लोगों का एतबार पैदा हो हमारी अदलिया पे। मेरे साहब यही तो टेस्ट केस है ना। अच्छा, ये जो कमीशन है यही अब इसकी रिपोर्ट ही कुछ आगे बढ़ाएगी ना।
जी नासिर बेग चौटाई साहब, आप क्या कहते हैं इस मसले पे? सर जैसा कि इलियास साहब ने कहा, वही तरीक़ाकार है कि जजों का इंतखाब, उनका सिलेक्शन, उनका तकर्रुर मेरिट पर हो, बाकायदा इश्तहार देकर हो, खुफिया ना हो, किसी के कहने पर ना हो, किसी के उकसाने पर ना हो, किसी के टिप पर ना हो। इतना बात ही है। अब ना क्वालिटी ऑफ जजमेंट अगर आप देख लें, बहुत से जजों को तो लिखना नहीं आता फैसला, ये बहुत मशहूर बात है। किसी को कहते हैं कि फैसला लिखे आप। दूसरी बात, मैं कहता हूँ कि अगर हम शुरू कर सके तो हम जो आइन में दर्ज तरीक़ाकार है, 3 इंतज़ामिया, अदलिया और पार्लियामेंट, इनके काम को अलग अलग करें और उनको अपना काम करने दें, अदलिया को अपना काम करने दें। कोई चोर को पकड़े और सज़ा दे, शिकायत ना करे, सज़ा दे, अपना अख्तियार इस्तेमाल करे। पार्लियामेंट कानून साजी करे और इंतज़ामिया उस पर अमल करे। कानून साजी क्या होनी चाहिए? अदलिया के बारे में रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। हमने बेसून का हाथी छोड़ दिया है, जैसा कहा इलियास ने कि जस्टिस तखार ने तो हद कर दी थी कि जी जज जो मैंने कह दिया वो जज बनेगा। इसका तकर्रुर का तरीक़ाकार तय हो कानून के ज़रिए, आइन के ज़रिए, और इनके इम्पीचमेंट का तरीक़ाकार तय हो, जो इंडिया में, इंग्लैंड में, स्विट्ज़रलैंड में, स्वीडन में और कुछ और मुल्कों में बजरिया पार्लियामेंट ही बेंच होती है। ये नहीं होता कि जज पार्लियामेंट से बालातर हो, और ये इम्पीचमेंट होनी चाहिए। इस तरह मुआवजा है जज का, वो होना चाहिए, पार्लियामेंट का मुआवजा होना चाहिए, पार्लियामेंट की कारकर्दगी का होना चाहिए, और इंतज़ामिया को जो सर पर सवार हो गई है उसका भी होना चाहिए। इंतज़ामिया से मेरी मुराद इस्टेब्लिशमेंट है। मैं आखिरी सेगमेंट की तरफ आता हूँ जी, और कोशिश करता हूँ कि आपसे पूछूं कि आपकी सारी गुफ्तगू में जो हमने की है उसकी बॉटम लाइन क्या है। मैं बॉटम लाइन ही पूछता हूँ। आखिरी सेगमेंट में वक्त भी कम होता है और आपको भी बात मुख्तसर करना होती है, लेकिन कोई बात तो करें ना जी, लोगों को बताएं कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, हमने गुफ्तगू की है, तसादम की है, ख्यालात में एक दूसरे के साथ उलझे भी हैं, लेकिन इसलिए उलझे हैं कि एक नतीजे पर पहुंच सके। देखिए किस नतीजे पर पहुंचते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात को जारी रखते हैं। नाज़रीन किराम, बस अब आप गुफ्तगू को समेटना चाहते हैं, वक्त हमारे पास कम है। हम चाहते हैं कि सब तमाम साथियों से एक तरह से बॉटम लाइन पूछें कि वो कैसे, क्या तरीका है कि किस तरह से अब इंसाफ के तकाजे पूरे हों। जजों ने अपना किरदार अदा कर दिया, बिल्कुल चलिए ठीक है, मान लिया, उसकी एक हिस्ट्री है, नेगेटिव भी हो सकती है, चलो वो भी मान लिया, लेकिन अब क्या निज़ाम कायम किया जाए कि मुल्क में निज़ाम अदल पर लोगों का एतबार कायम हो, और ये एतबार कायम हो कि उन पर कोई अदारा भी असरअंदाज नहीं हो सकता। आमर इलियास राना साहब क्या कहेंगे आप? बॉटम लाइन। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो आज अदलिया है जिसने ये फुल कोर्ट मीटिंग की, काजी साहब ने वो अंडर दी कारपेट जो उमर अता बंदयाल ये रख के चले गए, क्योंकि कल मैं सारा दिन यही चेक करता रहा कि कहीं कोई बात ऐसी निकले कि बंदयाल साहब ने 10 मई के खत पे कुछ किया, कुछ भी नहीं किया था। तो ये बिल्कुल पब्लिक होनी चाहिए। लाइव उन्होंने समाअतें शुरू कर दी हैं। भर्ती के ऊपर मेरी राय है कि जजेस की कैसे होनी चाहिए और शफाफियत होनी चाहिए, जैसी होनी चाहिए कि किसी ये अदलिया किसी एक के इख्तियार में ना चली जाए कि आज कोई फंस रहा है और कल कोई और फंस रहा है। शफाफियत लाए, और बिल्कुल काजी फाइज से मुझे उम्मीद है जितनी मर्जी तनकीद हो वो घबराए नहीं है। उन्होंने फैसला किया है बैठा के, अक्सरियत या अक़लियत की बात नहीं है, फैसला फुल कोर्ट का फैसला ही होता है। ठीक बात, ठीक है जी। आमर खाकवानी साहब कुछ कह जी। आमर खाकवानी साहब, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है अभी तक? जी आ रही है, आवाज आ रही है जी। जी, मेरा सिर्फ ये कहना ये है कि जिस तरह अभी कई साहब ने कहा था कि इंतजामिया का भी मुआवजा होना चाहिए, और उन्होंने वजाहत की कि इंतजामिया से मुराद एस्टैब्लिशमेंट की है। मुआवजा तो खैर अपना हो या ना हो अलग बात है। मेरा ख्याल है पीछे हटना चाहिए इन सबको, क्योंकि ये सिर्फ जजेस पे ये प्रेशर आया है। उन्होंने ये जजेस के पास एक फोरम है, मौजूद है, ज्यादा बाख्तियार भी हैं। ऐसे दबाव की शिकायतें और जगहों से भी आ रही हैं, मीडिया में भी शिकायतें हैं और जगहों पे भी हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे
इस मामले को देखना चाहिए, जो एस्टैब्लिशमेंट को भी थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए मीडिया के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, सोशल मीडिया के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविस्टों के लिए, पॉलिटिकल थोड़ी सी सियासी सरगर्मियों की भी इजाजत मिलनी चाहिए, जरा पीछे हट के कुछ स्पेस दे, फिर जाके मामला आगे बेहतर होंगे। इंशाल्लाह अदलिया का मामला भी बेहतर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ अदलिया का एक जुज़ है पूरे जो बुरहान चल रहा है, वो एक हिस्सा इसका आया सामने, ओवरऑल भी बाकी जगहों पे भी है। तो हमें अगर उम्मीद करनी चाहिए कि इदारे हमारे चीजों को समझेंगे और मुल्क में सियासी सरगर्मियां एक एतदाल के साथ चीजें शुरू हों, और खासतौर पर सोशल मीडिया पे ट्विटर एक्स खुलना चाहिए, बाकी चीजें खुलनी चाहिए, ताकि एक ओवरऑल भी फिजा एक बेहतर हो। मेरा ख्याल है दबाव हर जगह है, तो हर जगह से काम होना चाहिए, सिर्फ अदलिया आजाद नहीं होनी चाहिए, बाकी सबको भी आजादी राय का, आजादी इज़हार का हक मिलना चाहिए। जी नासिर बेग चौटाई साहब, ये आम ख्याल यही है कि अदलिया के अंदर अल्बर्ट शायद अभी और टूट फूट हो, वो अपनी जगह। एक ही सवाल पूछता हूँ, निज़ाम अदल को कैसे मजबूत किया जाए? सर जैसे मैंने इसके रिफॉर्म्स करें आप, इसमें बहुत ज़रूरी है, रिफॉर्म ज़रूरी है। रिफॉर्म इसलिए ज़रूरी है कि जज बोलने बहुत लगे हैं, उनका बोलने का अंदाज सटायर में आ गया है, वो एक तंज करते हैं फरियादी पर, और वो मतलब फिर लंबी लंबी डेट्स होती हैं। एक तो डेट मुकर्रर कर दें आप, एक फातिमा केस में अभी देख रहा था, 2 साल पहले जिस बच्ची के साथ ज्यादती हुई टंडो आदम वगैरह में, और बड़े लोगों ने की, वो केस अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसकी समातें चल रही है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। ऐसे इस्लामाबाद में कत्ल हुआ था एक खातून का, वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। लाहौर का मोटरवे केस वो अपील में पड़ा हुआ है, सालों हो जाते हैं। निजाम बनना चाहिए, तय होना चाहिए, ये तय होना चाहिए, और साथ ही साथ ये कि अदलिया को भी ये समझना चाहिए कि वो भी अल्लाह ताला के सामने वो जिम्मेदार है। वो अगले बैक डोर से कुछ फैसले आते हैं, उन्हें कबूल ना करे, मना कर दे और बता दे कि हम पे दबाव आया है। जब वो बताएगी और हम सब मिलके उसको आगे बढ़ाएंगे तो दबाव हट जाएगा। ठीक बात, दबाव हट जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका नासिर बेग चौटाई साहब, आमिर खान साहब, अमर लियास राना साहब, आप सब ने हमारी रहनुमाई की एक ऐसे मसले पर जो बहुत ही अहम मसला है, एक कौमी मसला है। हमारे यहाँ निज़ाम अदल को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे ऐसे इक़दाम किए जाएं कि पाकिस्तानियों का भी और दुनिया वालों का भी पाकिस्तान की अदलिया पर एतमाद पैदा हो। हम ये महसूस करें कि जो फैसले हमारी अदालतों में होते हैं वो सिर्फ यही नहीं कि हतमी होते हैं, बल्कि ये कि इंसाफ पर मबनी भी होते हैं। अगर ये हो जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।